एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.36 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.36 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है नहीं, बस सिर्फ कहना ये जा रहा है। देखो, द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट अबाउट 400 किलोवोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब समझ गया होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का सरफेस है, और जो आउटर एटमॉस्फेयर है ना, होता है ना वो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आइनोस्फेयर, कॉन्कोस्फेयर। तो जो सबसे बाहरी वाला जो स्फीयर है ना, लेट्स से ये हमारा अर्थ, प्यारी अर्थ, और इसके जो बाहरी वाला जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये सरफेस और ये बाहरी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बोल रहा है? 400 किलो वोल्ट के बराबर। बहुत है। ये बोल रहा है द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 400 किलो वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं अर्थ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, तो जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 400 किलो वोल्ट। ओके, corresponding to an electric field that decreases with altitude। तो अगर इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और होता है। फिर बोल रहा है द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर। तो इस सरफेस के आसपास जो हमारे पास फील्ड होता है वो होता है 100 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, 100 वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब अर्थ सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो लगभग 100 वोल्ट पर मीटर होता है। why then do we not get an electric shock as we step out of our house into the open? ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते, अगर ऑब्वियस सी बात है अगर इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट तो फ्लो करना चाहिए, हमेशा करंट फ्लो करना चाहिए। होता है, करंट फ्लो होता है ना। ऐसा नहीं है कि हमें भले पता नहीं चल रहा हो, लेकिन अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऊपर के डायरेक्शन में। हाँ, अगर वही जब बादल मंडराने लगते हैं और जब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाता है काफी ज्यादा, तब जाकर के लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग तभी होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है फ्रॉम द अर्थ। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग घर से बाहर निकलते तो करंट क्यों नहीं लगता है? सोचने वाली बात है, सही बात है। इसका जवाब ये है, जब हम लोग घर से बाहर निकलते तो हमारा सर से लेके पांव तक वो अर्थ के लगभग इक्वी पोटेंशियल जोन में आता है। मतलब ये और ये पैर और सर इक्वी पोटेंशियल जोन में आता है। ठीक है, किसी न किसी कारण से ये इक्वी पोटेंशियल जोन में है। वैसे देखेंगे तो क्वाइट डिफरेंस, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि 6400 किलोमीटर प्लस 1 मीटर ऊपर है ना हम लोग, 2 मीटर ऊपर है। तो देखोगे तो 2 मीटर तो ज्यादा है, बट 6400 किलोमीटर प्लस 2 मीटर, ऑलमोस्ट हम लोग उसी रेडियस पर है जितना हमारा हाइट है। हाँ, अगर हमारा हाइट 1-2 किलोमीटर होता तो करंट लगता भाई, कंफर्म। लेकिन चूंकि हमारा हाइट 6 फीट है तो हम लोग लगभग इक्वी पोटेंशियल जोन में है ना। हमारे आसपास के बहुत सारे एयर आयोनाइज्ड होंगे, किसी न किसी कारण से वो आयोनाइज्ड होंगे। हो सकता है वो सनलाइट होगा, हो सकता है कि मैंने ऐसा एक थप्पड़ मारा, इसमें से 2-4 इलेक्ट्रॉन किसी का निकल के भाग गया होगा। अगर ऐसा मैं मारता हूँ तो 2-4 इलेक्ट्रॉन तो किसी न किसी का तो भाग ही सकता है, तो कोई ना कोई आयोनाइज हो गया। इसका मतलब वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको न्यूट्रल करके रखेगा। सो टॉप एंड बॉटम वी आर कमिंग अंडर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दैट्स व्हाई हमारे थ्रू अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल हो तो उसके थ्रू करंट मूव नहीं करेगा। मेरे हिसाब से यही है चीज। ठीक है,
सही है, कोई दिक्कत? मीन पोटेंशियल जीरो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इक्विप पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है ना। और करंट मूव तभी करेगा जब आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट मूव नहीं करेगा। मान लो कि अगर मैं एक सर्किट बना दूं जिसमें बैटरी नहीं लगाऊं, ये मैंने एक सर्किट लगा दिया जिसमें मैंने बैटरी नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी के सभी वायर क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। ए पोटेंशियल बराबर बी पोटेंशियल बराबर सी पोटेंशियल बराबर डी। तो जब ए और बी दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट भी नहीं मूव करेगा। ये क्लियर है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा शायद। व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले सर्किट का ऐसा 10th में भी शायद बताया होगा सर ने। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का एक सीढ़ियां होती है ऐसी, देखो तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए इस फील्ड में करंट क्या हो जाता था, जीरो, है ना। तो अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो आपका उसके थ्रू जो करंट होगा वो मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो शॉक नहीं लगेगा। सिंपल। आपको शॉक क्यों लगता है? जब आप किसी भी ओपन वायर को छूते हो तो करंट आपके थ्रू अर्थ में जाता है, मतलब अर्थिंग के आप एक मीडियम बन जाते हो, इसलिए आपके थ्रू करंट पास कर रहता है, इसलिए आपको शॉक लगता है। यही एक कारण है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? A man fixes outside his house one evening a 2 meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of area 1 meter square। तो बोल ये रहा है कि अगर हमारा अर्थ सरफेस है तो यहाँ से 2 मीटर ऊपर, लेट्स से दिस इज 2 मीटर, एक एंटीना लगा दिया एल्युमिनियम का शीट का, ऐसा एल्युमिनियम का शीट का एंटीना लगा दिया, और ये कैसा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब किसी से ये जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ना इसको कोई चार्ज दे रहा है ना इसको कोई चार्ज दे रहा है, मतलब इसको कहीं से भी अर्थिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इसको एक वायर जोड़ दिया अर्थ से, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का एक प्लेट है। ओके, will he get an electric shock if he touches the metal sheet next morning? क्या वो अगले मॉर्निंग छुएगा तो उसको शॉक लगेगा? आंसर तो वेल नोन है, आपको पता है, आंसर तो दिया हुआ भी है, शॉक लगेगा। रीजन है इसके पीछे आयोनाइज्ड गैस। जो गैस होते हैं वो इस सरफेस को क्या कर देंगे, इसके सरफेस को आयोनाइज कर देंगे। एल्युमिनियम खुद आयोनाइज हो जाएगा, मतलब आयोनाइज का मतलब क्या हो गया, इसके पास इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेट से पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव होगा तो भी, नेगेटिव होगा तो भी, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो चार्ज आपके थ्रू अर्थ में चला जाएगा, बिकॉज अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। और अगर इसके पास चार्ज हो गया तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो अर्थ और इनके बीच में याद ध्यान से देखोगे तो ये एक कैसा हो जाएगा, अपने आप में एक कैपेसिटर हो जाएगा, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डी के बराबर। छोटा हो गया सर, पर बोल रहा हूं, सुन नहीं दे रहा होगा। तो जब भी आप इस प्लेट को छुओगे तो आप क्या कर रहे हो, अर्थ के साथ इसको शॉर्ट कर दोगे, मतलब you will become an medium to allow charge to pass through you। चार्ज आपके थ्रू पास होने लगेगा अर्थ को, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एक साथ में फ्लो करेगा तब करेंट फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो करेगा तो आपको शॉक लगेगा। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको लगे ही लगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लग भी सकता है शॉक, नहीं भी लग सकता है, इट डिपेंड्स। 2 मीटर के ऊपर अगर आप एक एल्युमिनियम का ऐसा प्लेट बिछा दो, हो सकता है कि वो चार्ज हो जाए
या नहीं चार्ज होगा। अगर चार्ज होगा तो शॉक लगेगा, नहीं चार्ज होगा तो नहीं शॉक लगेगा। आई बात समझ में? अब ये चार्जिंग किसी भी वजह से हो सकता है कि आपके मोबाइल नेटवर्क की वजह से चार्ज हो जाए, बिकॉज मोबाइल नेटवर्क में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। वैसे ही अर्थ के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, चीजों को आयोनाइज कर देता है। जैसे अभी हमारे मार्केट में जो 5G सिम आने वाला है, 5G सिम का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आयोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी से कम रखना पड़ेगा। मतलब 5G कहने को होगा 4G से बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होने वाला। 4G से बहुत ज्यादा फास्ट कब होगा, जब केबल से आपके पास वायर आएगा तब। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहाँ पर आपने एंटीना लगा रखा है और यहाँ से जब आप सिग्नल सप्लाई करोगे इधर, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी इतना हाई हो जाएगा जो नियर बाई एयर मॉलिक्यूल्स को ही आयोनाइज कर सकता है। समझो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोनो ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर खुद का एक चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा अचानक से। और अगर अर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में मूव करेंगे, बाउंडर आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, सारे चिड़िया वगैरह ये सब मर जाएंगे। सो 5G नेटवर्क आ रहा है, अगर वो टावर से आएगा तो 4G और 5G में सिर्फ कहने का फर्क होगा। लेकिन अगर 5G नेटवर्क केबल बैंड से कनेक्टेड होगा तो स्पीड आपको देखने को मिलेगी। सो दैट आयोनाइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू वेरियस पॉसिबल रीजंस। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा तेज धूप भी हो सकता है, तेज हवा भी हो सकता है। अब मान लो बहुत ज्यादा तेज हवा यहाँ से मूव करके गया, तो हवा के स्पीड से इतना तो पॉसिबल है कि कुछ 2-4 इलेक्ट्रॉन तो भाग के चले ही जाएंगे, है ना। मतलब 2-4 तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही उड़ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये पोटेंशियल क्रिएट हो गया और आप टच करते हो तो आपको करंट लगेगी ही लगेगी। क्या हो गया गौरव, कुछ तो बोला? बैंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं होगा ना। बैंड मतलब, बैंड बोले तो बैंड मतलब नहीं समझा, बैंड का मतलब बोलो, ठीक है। बैंड का जब तक बताओगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी। क्वेश्चन 2.37 सी। सी में ये है, द डिस्चार्जिंग करेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 1800 एम्पियर on an average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि साइंटिफिक डेटा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जो पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ पर 1800 एम्पियर का आदान प्रदान होता है। मतलब 1800 एम्पियर एटमॉस्फेयर के साथ लेन देन होता है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसे क्यों ना ये न्यूट्रल हो जाता है। जैसे 1800 एम्पियर गया तो खत्म हो जाना चाहिए। 1800 एम्पियर अगर मूव कर गया तो या तो अर्थ न्यूट्रल हो जाए या तो एटमॉस्फेयर। सारे के सारे चार्ज जब मूव हो गए, 5 दिन तक मूव कराओ पर न्यूट्रल हो जाओ, है ना। इसके बाद अब करंट मूव नहीं करना चाहिए। इज इट पॉसिबल? यही बोल रहा, नहीं पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? जहां से करंट ऊपर जाता है ना, या मान लो कि वहां से करंट आता होगा, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ आता, ठीक है। सो अर्थ से इलेक्ट्रॉन गया एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करंट का डायरेक्शन अगर एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा होगा।
तो क्या ऐसा समय आएगा कि अर्थ के पास सारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि बाद में फिर लाइटनिंग होनी है, लाइटनिंग होगा, फिर से करंट, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अर्थ पर आकर के गिर जाएगा। लाइटनिंग होगा, करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा, फिर से वो चार्ज हो जाएगा। तो ये खुद को डिस्चार्ज करना पॉसिबल नहीं। ऐसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्रोसेस है जो चलते रहते हैं। तो एक साथ में आप डिस्चार्ज, एक से डिस्चार्ज हो गए, दूसरा आपको चार्ज कर देगा, है ना? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सबसे बड़ा रीजन है खुद का एक लाइटनिंग। बादल जब खुद में आपस में टकराने लगेंगे उसके वजह से लाइटनिंग होगा। लाइटनिंग होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से अर्थ से निकाल लिया जाए। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर का सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाए और अर्थ भी न्यूट्रल हो जाए, एटमॉस्फेयर भी न्यूट्रल हो जाए, ऐसा नहीं है ना? लॉट ऑफ फिजिकल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना आर गोइंग ऑन। लाइटनिंग के अलावा कोई और रीजन है? हाँ बिल्कुल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन देम। जब एयर फ्लो करता है तो उनके बीच में कोलिजन भी तो होता है, इसके वजह से भी तो चार्ज जनरेट होगा। जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगे तो हो सकता है किसी का इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। कोलिजन के वजह से किसी का एनर्जी किसको मिल जाएगा? अगर वो एनर्जी सामने वाले को उसके बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाना है। अगर भाग गया तो वो आयन हो गया, वो तो आयन हो गया। ठीक है। सो ये रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कोलिजन के ऊपर डिपेंड करेगा, एयर स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइटनिंग है, लॉट ऑफ नेचुरल फिनोमेना आर देयर। कितने बताओ? ओके, डी, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। अरे बाप रे। What are the forms of energy into which the electrical energy of atmosphere is dissipated during a lightning? तो बोल रहा है कि लाइटनिंग के समय ये जो भी एनर्जी है वो कौन कौन से फॉर्म में चला जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया वो लाइट एनर्जी, दूसरा हो जाएगा साउंड एनर्जी, तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी होगा ना। अगर लाइटनिंग है, एटमॉस्फेयर से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो रास्ते में बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो उनको वो क्या कर देगा, आयोनाइज करते हुए नीचे की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ। जब वो चमकेगा तो चारों तरफ देखते हो पूरा उजाला हो जाता है, इसका मतलब लाइट एनर्जी भी हो गया। और चमकने से पहले जो गड़गड़ाहट आती है उधर से, हो गया लाइट एनर्जी। ये हो गया उसका चौथा। और कोई डाउट? किसी को कोई तकलीफ, प्रॉब्लम? ठीक है गौरव, और कुछ पूछना है? सैंपल बुक के अकॉर्डिंग और अच्छा, मैसेज टू ऑल करो, ठीक है, क्योंकि वो विकास कुमार का लॉगिन किसी और दूसरे अकाउंट में, दूसरे मोबाइल में, तो वो मुझे इधर देखना पड़ता है, वो मोबाइल इधर है। मैसेज टू ऑल करो या अवंती पे मैसेज करो तो ही मैं सामने देख पाऊंगा जल्दी। और कोई डाउट कन्हैया, गौरव, किसी को कोई डाउट, तकलीफ, प्रॉब्लम बोलो। नो सर मेरा क्लियर है, कन्हैया का क्लियर है, ठीक है। गौरव, एनसीईआरटी आपके बुक के अकॉर्डिंग 2.36, मेरे बुक के अकॉर्डिंग 2.36 है, वो है स्फीयर वाला ना। A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2, so that if q1 is positive, charge will necessarily flow from a sphere to the shell. अच्छा, चलो मान लेते हैं यही वो स्फीयर है, तो ये इनर स्फीयर हो गया और ये आउटर स्फीयर हो गया। और ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर चार्ज है q1 और यहाँ पर चार्ज है q2 और इसको कनेक्ट किया गया एक मेटल के द्वारा, तो सबसे पहले ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया बिना किसी एक्सप्रेशन का। वो क्या कि अगर ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है तो दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों कंडक्टर हो जाएगा।
दोनों कंडक्टर जुड़ गए एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है दे आर फ्री टू मूव। ये तो लॉ है, ये तो प्रॉपर्टी में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल द चार्जेज आर रिसाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। सारे के चार्जेज क्या होते हैं, वो कंडक्टर के सरफेस पर लाई करते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस के ऊपर चला जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप एक एक्सप्रेशन लिखो, ये है R1 और ये है R2, ये है R1 और ये है R2। आप पता करो कि इस स्फीयर का पोटेंशियल और इस स्फीयर का पोटेंशियल दोनों में से बड़ा कौन है। अगर ये पोटेंशियल बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव कर जाएगा, है ना। तो पता कर लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2। यह किसका हो गया, इनर स्फीयर का, V ऑफ इनर। V आउटर का अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2, है ना। अब ध्यान से देखो ये दोनों टर्म तो बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो वेरिएशन कहाँ पर है, ये इस टर्म में और इस टर्म में। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली देखो R1 छोटा है तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, बड़ा होगा इससे। अगर R1 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा देन ऑफ दिस से, बिकॉज यहाँ पर R2 क्या है, बड़ा वाला क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि V इनर, अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा आउटर के पोटेंशियल से। तो अगर अंदर का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली चार्ज कैसे फ्लो कर जाएगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसलिए अंदर से सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। यही है इसका डेरिवेशन, यही है इसका एक्सप्लेनेशन। और कोई, हाजी हाजी गौरव बोलो बोलो बोलो। डाइपोल वाला टॉपिक बता दीजिए, क्या पूछना है डाइपोल में, बताओ। फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू व्हाट, इसकी वजह से फोर्स, टॉर्क, ठीक है। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल रख दे, ये डाइपोल का मतलब ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया निगेटिव चार्ज, है ना। अगर डाइपोल है तो इसके बीच का कुछ डिस्टेंस रहा होगा, वो मान लेते हैं कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 2a के बराबर, 2a। इसका मतलब ये सेंटर से कितना दूरी पर हो गया, पॉजिटिव चार्ज a और निगेटिव चार्ज एट a। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा, QE के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा, -QE के बराबर। या बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन दे दिए तो माइनस देने की जरूरत नहीं है, QE के बराबर इस डायरेक्शन में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। रोटेशन में हमने बताया था कि अगर टॉर्क फाइंड आउट करना है तो बेस्ट वे क्या है, जहां से सबसे मैक्सिमम फोर्स पास आउट हो रहा है उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। आप टॉर्क सेंटर के अबाउट भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। वो आपका है जिम्मेवारी, आप टेस्ट करके देखिए कि क्या आता है। मेरा तो शॉर्ट तरीका ये है कि इसी पॉइंट या किसी एक पॉइंट, या तो इस पॉइंट या तो इस पॉइंट, दोनों के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लूंगा, सो ये पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, टॉर्क के अबाउट ए का हो जाएगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा, QE इंटू 0, प्लस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, QE। अब ये पता नहीं है
हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर, थीटा मान लेते हैं। वाई? बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका दो वैल्यू आ जाएगा, क्यू ई का दो कंपोनेंट आ जाएगा। कौन कौन सा? एक तो इधर की तरफ आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, ये भी थीटा होगा ना, क्यों? क्योंकि क्यू ई इज पैरेलल टू दिस लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये थीटा बराबर ये थीटा हो जाएगा। दिस इज पैरेलल लाइन एंड दिस इज आल्सो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आ जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्यू ई कॉस थीटा, और एक आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर क्यू ई साइन थीटा के बराबर, है ना। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हो गया? क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a के बराबर, तो मल्टीप्लाइड बाई 2a। अब q इंटू 2a, q इंटू 2a ये होता है डाइपोल के बराबर, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं टाउ अबाउट a इज इक्वल टू p इंटू e साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कब? जब दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि टॉर्क अबाउट A इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हेन थीटा, ये वैल्यू टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब डाइपोल ऐसा हो जाए, तब टॉर्क सबसे मैक्सिमम होगा। और टॉर्क सबसे मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा 0 हो जाए ना, बिल्कुल ना, बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। ये मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू -1 हो जाए। सो -1 कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये थीटा अगर ऐसा 0 है तो 180 कैसा हो जाएगा? उसको उल्टा कर दो, डाइपोल का डायरेक्शन उल्टा कर दो, तब जाकर के टॉर्क सबसे मिनिमम होगा। कितना होगा? माइनस। आई थिंक क्लियर होगा। जीरो होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क नहीं। ठीक है, ओके, चलिए और कुछ? और कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कितना हो जाएगा? अरे दो डाइपोल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r है, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। इसमें क्या है यार? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? दो चार्ज है, k q1 दोनों का चार्ज सेम है, k q स्क्वायर भाई, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर थोड़ी होता है, वो तो पावर 1 होता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज q है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज q है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और कुछ? ओके, और कोई डाउट? आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कुछ पूछना है? फटाफट फटाफट पूछो।
हम दो ही लोग हैं तो खुद को अनम्यूट क्यों नहीं कर लेते? अनम्यूट करो, डायरेक्ट टॉक करो। हेलो। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, क्या बताएं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्या बताऊं? डेरिवेशन। बोलो बोलो। ओके, देखो मान लो कि ये तुम्हारा एक स्फीयर हो गया, सॉरी सिलेंडर हो गया इनर वाला, और ये सिलेंडर का आउटर वाला पार्ट हो गया। अगर इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, हम लोग जानते हैं कि c इज इक्वल टू क्या हो जाता है, q डिवाइडेड बाई डेल्टा v। इसका मतलब ये सरफेस a और ये सरफेस b, अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें, डेल्टा v फाइंड आउट कर लें, तो हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा v हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फार्मूला डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर इंटीग्रल, ई डॉट डी आर इंटीग्रल। सो अब बताओ कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डिस्टेंस r पर एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, या बोले तो एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं जिसका थिकनेस है dr, जिसका थिकनेस होगा dr। तो दिस इज योर थिकनेस, है ना? तभी तो हम dr डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते ना, एक पॉइंट का, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होगा तो हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तभी तो दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम लोग इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा एट द डिस्टेंस ऑफ dr थिकनेस के लिए, वो हम लोग निकाल लेंगे कि डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आएगा। तो एट द डिस्टेंस ऑफ r, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था रॉड की वजह से, वो क्या होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू dr, ये हो जाएगा डेल्टा v, है ना? अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस a से b तक निकालना है तो लिमिट हम लोग कहां से लगा देंगे, r1 से लेकर के r2 तक। तो ये क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ln r, और लिमिट लग गया r1 से लेके r2। तो ये क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा ln r2 माइनस ln r1। तो 2k लैम्डा ln r2 बाई r1, ये जो वैल्यू आ गया वो किसका आ गया, डेल्टा v का, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। अगर ये डेल्टा v है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई डेल्टा v। यहां से निकाल लो, c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई डेल्टा v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा ln r2 बाई r1। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं, q डिवाइडेड बाई 2k, नीचे हो जाएगा q, चार्ज पर यूनिट लेंथ था तो लेंथ ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में चला गया, r2 बाई r1, q q कैंसल। तो फाइनली डेरिवेशन क्या हो जाएगा, l डिवाइडेड बाई 2k ln r2 बाई r1, यही होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical capacitor is 2k ln r2 by r1। और कुछ
और कोई डाउट? सिद्ध की राजा, राजा बोलो, कैसे हो? ठीक हो? चलिए